नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज। मसूरी में प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। एसडीएम ने लिए सभी बीएलओ के साथ की मीटिंग। हरिद्वार में गंगा महासभा की हर की पौड़ी क्षेत्र में एक पहल। प्रतिबंधित कार्यों का लगेगा नोटिस बोर्ड। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग पर सुनीता विद्यार्थी ने दिया बयान। कहा, कई जगहों पर वनाग्नि की घटनाएं कंट्रोल, सरकार लगातार कर रही हर संभव प्रयास। रामनगर में अवैध रूप से काटे गए बगीचों का मामला। फलदार पेड़ों को काटने वाले भूमाफिया पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू। उद्यान विभाग के अधिकारी को कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रामनगर में सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं का आतंक। आवारा पशुओं के स्वामियों के खिलाफ नगरपालिका ने की कार्रवाई। नगरपालिका प्रशासन ने गायों और उनके मालिकों के खिलाफ चलाया अभियान। मसूरी में मजदूर दिवस पर मजदूरों का बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रेस्टोरेंट के बाहर छुट्टी न दिए जाने पर किया प्रदर्शन। रेस्टोरेंट के मालिक पर मजदूर विरोधी नीति अपनाने का लगाया आरोप। मसूरी में स्कूल के पास होटल में शराब परोसने का दिया गया लाइसेंस। स्कूल प्रिंसिपल ने जताया विरोध। रुड़की में एसएसपी ने किया किसान की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गांव में पानी को लेकर हुआ था विवाद। चंपावत में 200 फीट गहरी खाई में गिरा युवक। खाई में गिरे युवक के लिए देवदूत बने फायरकर्मी। कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान। उत्तराखंड में अग्निशमन विभाग में परेशानी। वाहनों और संसाधनों की कमी से जूझ रहा अग्निशमन विभाग। सरकार को सुविधा देने की दी गई जानकारी। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रांची पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, रांची लोकसभा सीट से मैं आज जब रांची पहुंचा तो मैं पता कर रहा था कि संजय जी ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है। आप सबके बीच में से निकलकर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज भारत की संसद में आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनके सामने कौन खड़ा है, कौन प्रत्याशी है जिसको उनके सामने खड़ा किया गया है? तो भाइयों बहनों, मुझे पता चला कि कांग्रेस का उम्मीदवार वह भी ऐसे परिवार से है जो कई सारे मामलों में जिनके ऊपर पहले घोटालों के आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस सरकार के जो 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाला, जिसमें इनके हाथ भी काले हुए थे और उस समय में इनको मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। भाइयों बहनों, आपका लोकसभा क्षेत्र भी आज कांग्रेस के परिवारवाद का एक उदाहरण बनता जा रहा है। हालांकि कोई महतो जी कह रहे थे आप किसी वाले कि कोई मुकाबला नहीं है भाइयों बहनों, और कोई चर्चा भी नहीं है। मैं पूरे देश के अंदर जा रहा हूं, वहां एक ही बात हो रही है। अगर किसी से पूछेंगे कि भाई देश में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो लोग कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। देहरादून में ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां चिंता जताई है, वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ईवीएम के बहाने कुछ अलग ही निशाना साधना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस कोई भी सीट जीतने वाली नहीं है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। हरीश रावत हो या कांग्रेस हो, वो इस प्रकार की चीजें करती रहती है। कांग्रेस का काम आज प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम है, और ये भ्रामक प्रचार कर करके कांग्रेस के हालात इस प्रकार के हो गए हैं। अब अभी तो 4 तारीख के बाद असली रोना रोएंगे ईवीएम का। देखिए, देश की जनता, उत्तराखंड की जनता ये समझती है कि
कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान निभाया है, कौन सी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान निभाया है। इसलिए इन सब लोगों को आभास हो चुका है कि होने वाला क्या है। 5-0 होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पांचों की पांचों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की, किस तरह से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाया जाए, साथ ही चार धाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को किस तरह से पुख्ता करना है, इस पर भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों से चर्चा की। बता दें कि 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह से असुविधा न हो। तैयारियां इस समय बहुत तेजी से चल रही हैं। सारे विभागों के अधिकारी लगे हुए हैं और 10 मई को क्योंकि केदारनाथ जी का और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले ऐसी तैयारी की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कोई भी कठिनाई ना हो और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पहले 15 दिन कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। सब श्रद्धालु एक साथ दर्शन करेंगे और किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी और बाकी काम सब ठीक चल रहा है। चार धाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया है और अपील की है कि 10 मई से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से सभी वीआईपी लोग बचें। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजींद्र अजय का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और जब धाम में श्रद्धालु आएंगे तो ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु है उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी वीआईपी और वीवीआईपी जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाए, तो ताकि मतलब जो आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो इस संदर्भ में मुख्य सचिव की ओर से जो विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजा गया है और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको भी इस संदर्भ में अनुरोध पत्र भेजा गया है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इसे जांच का विषय बताया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली चार धाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने वाली है, लेकिन यात्रा से पहले सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। दरअसल केदार घाटी में रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार की चार धाम यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं से वहां के तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि डीएम सौरभ गहरवार यात्रा के लिए की जा रही व्यवस्था को बनाने और दुकानों को लगाने की गलत नीतियां बना रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज से किसी भी तरह का संवाद नहीं किया गया। इस संबंध में तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र लिखकर डीएम सौरभ गहरवार को हटाने की मांग की और यही नहीं, स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज में चेतावनी देते हुए कहा गया, यदि उनकी मांग पर जल्द ही एक्शन नहीं लिया गया तो 10 मई से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की जाएगी। जैसे ही केदार घाटी के तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय व्यापारियों के शिकायती पत्र शासन में पहुंचा, वैसे ही विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर डीएम मनमानी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने सरकार से मांग की है
कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहित समाज के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए जिससे यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से केदारनाथ के बेस रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि वहाँ के जिला प्रशासन की मनमानी देखने में आई है, जो है बिना बताए लोगों के जो है अस्थायी ठिकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर जिस तरीके से दर्शनों के मामले में जो है मनमानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारियों में भी आक्रोश है। और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन को कुछ सुधार करने हैं तो व्यापारियों को जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया जाना चाहिए, लेकिन जो है आप विश्वास में किसी को लेते नहीं और मनमानी जो है अपनी मर्जी थोप देते हैं। डीएम को बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है, किसके दबाव में जो है वो इस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता विनोद चमोली ने कहा कि शासन को जो पत्र स्थानीय लोगों की तरफ से भेजा गया उस पर सरकार पहले जांच करवाएगी और उसके बाद तथ्यों के आधार पर कोई कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और व्यापारियों को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई विषय चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं परीक्षण भी हो रहा होगा। भाई अगर सिर्फ शिकायत कर देने मात्र से और एकदम से हम किसी पर एक्शन ले लेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। शिकायत सही भी होनी चाहिए, तो उसका परीक्षण होगा। और अगर कहीं जिलाधिकारी को उसमें कोई कमी खामी नजर आएगी, कोई गलती नजर आएगी तो सरकार को निर्णय भी लिया जाएगा, लेकिन पहले उसकी जांच तो आवश्यक है। विपक्ष के आरोप और केदारनाथ के स्थानीय लोगों की नाराजगी पर बीजेपी ने साफ कर दिया कि सरकार स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए जांच करेगी और आखिर स्थानीय व्यापारियों तीर्थ पुरोहितों के बीच किस बात को लेकर विवाद है, इसके बाद ही कुछ निर्णय निकाला जाएगा। देहरादून से जनता टीवी के लिए यशराज आनंद की रिपोर्ट। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग से जंगल पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों की आबो हवा भी खराब हो गई है। खासकर 27 अप्रैल के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। जनता टीवी की इस रिपोर्ट में देखिए कि नैनीताल जिले के ताजा हालात अभी क्या हैं। नैनीताल के जंगल में भीषण आग लगी है और इसको काबू करने के लिए प्रयास भी जारी हैं। इसके बाद भी आग बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में शुष्क मौसम, मानवीय गतिविधियों और बिजली गिरने और जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जंगलों में भीषण आग के कारण प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने जब नैनीताल जिले की आबो हवा को परखा तो नतीजा चौंकाने वाला था। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने नैनीताल जिले में 3 जगहों पर प्रदूषण मापी यंत्र लगाए हैं। जंगलों में लगी आग के बाद आंकड़े सामने आए। पहला प्रदूषण मापी यंत्र नैनीताल के नैना गांव में लगाया गया। 27 अप्रैल को जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक PM10 का स्तर 106.4 तक पहुंचा, जबकि मानक 100 है। दूसरा प्रदूषण मापी यंत्र नैनीताल जिले के हनुमानगढ़ी में लगाया गया। 27 अप्रैल को आई रिपोर्ट के मुताबिक PM10 का स्तर 88.6 पहुंचा, जबकि मानक 100 है। तीसरा प्रदूषण मापी यंत्र नगर पालिका नैनीताल में लगा है। 27 अप्रैल को मिले आंकड़ों के मुताबिक यहां PM10 का स्तर 98.5 मिला, जबकि मानक 100 है। जंगलों में लगी आग से पहले की रिपोर्ट पर नजर डालें तो 12 मार्च साल 2024 को नैनीताल नगर पालिका में लगे प्रदूषण मापी यंत्र पर PM10 का स्तर 82.6 था, जो जंगलों में आग लगने के बाद 27 अप्रैल को 98.5 तक पहुंच गया। जो विभिन्न स्थान है, जैसे नैना देवी के मंदिर के पास में है, नैना गांव के पास में है, आपके हनुमानगढ़ी के पास में है, और नैनीताल में जहाँ पे हमारा नगर पालिका का ऑफिस है, वहाँ पे हमने अपना जो है इसकी मॉनिटरिंग, इसकी एयर मॉनिटरिंग कराई है और PM10, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की हमने इसका विश्लेषण कराया है और उसकी जो आख्या है वो हमने अभी लैब में भेजी हुई है। जैसे ये प्राप्त होती है तो हम उसको सर्वे करेंगे। देखिए, पिछले महीने में जो है हमारा तो एक परमानेंट हमारा तो वहाँ पर सेंटर है नैनीताल में, नगर पालिका के में परिसर में लगा हुआ है, तो उसमें तो जो हमारी जो लास्ट ईयर की जो 12 मार्च को जो हमारा हमने किया था उसकी जो है वो 82.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब उसका आया था। और निश्चित तौर पे देखिए, जिस किस्म की आग लगी है पर्टिकुलर मैटर की जो है
वैल्यू बढ़ी होगी। अब कितनी बड़ी है वो स्टेशन के बाद ही पता चलेगा। वनस्पति विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आग लगने की वजह से जंगलों को काफी नुकसान पहुंचा। पेड़ पौधों के अलावा जैव विविधता, वाटर रिसोर्सेज को नुकसान हुआ, साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा। लिहाजा आने वाले दिनों में सरकार को अच्छी तैयारी के साथ सबके साथ कोऑर्डिनेटर्स कर बेहतर योजना तैयार करने की जरूरत है। अभी जो आपका फॉरेस्ट फायर है और ये डिजायर्ड है या इंटेंसली है, इसके बहुत अलग अलग स्वरूप हैं। तो जो भी है ये बहुत घातक है और इसमें पॉल्यूशन लेवल बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको काटने वाले उसके अनुपात में आपके पास वृक्ष नहीं है। एक्शन प्लान मैं तो कह रहा हूँ साल भर थ्रू आउट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, गांव वालों के साथ कोऑपरेट होना चाहिए, उनको भी सहयोग करना चाहिए। और ये एक दिन जागृत होकर नहीं है, फॉरेस्ट को ऐसी अमानत समझिए कि बिना उसके आपके प्राण जो है वो आपके लंग्स हैं और प्राणवायु जो आपको प्रदत्त करने वाले हैं पूरे विश्व को भी कर रहे हैं। तो वही पौधे हैं, वही वृक्ष हैं, वही आपको जीवित रख सकते हैं। इसलिए उनको आप बचाने के लिए हर प्रयास करिए कि फॉरेस्ट फायर ऐसी हैवी फायर लगे नहीं। बिल्कुल वाटर रिसोर्स से पेड़ नहीं, अगर जहाँ पेड़ नहीं हुए पेड़ सूख जाएंगे, हरियाली सूख जाएगी तो वर्षा जल नीचे पर्कुलेट नहीं होगा, सीधे रन ऑफ हो जाएगा और ग्रीनरी खत्म हो जाएगी। ये तो आप छोटी हम बात कर रहे हैं कि जड़ और पानी का कितना बड़ा रोल है, इसको हम बयां नहीं कर सकते हैं कि अगर पानी तभी होगा जब पौधे किसी स्थान पर सघनता से होंगे। ये मेरा मानना है कि पेड़ों का और पानी का घनिष्ठ संबंध है। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद की रिपोर्ट। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंश है। यहां भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास? पांडवों ने क्यों बनाया था केदारनाथ मंदिर? बाढ़ के तांडव में कैसे बचा केदारनाथ का मंदिर? देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर है, जो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान मिला। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। ये मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तो ये दीपक जला हुआ मिलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद होते हैं कपाट। 6 माह तक जलता रहता है दीपक। मई में केदारनाथ के खोले जाते हैं कपाट। तब उत्तराखंड की यात्रा शुरू होती है। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यह मंदिर की स्थापना की और बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध कर दिया। उन्होंने बहुत पाप किया, इसे लेकर वो बहुत दुखी हुए। इन पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए वो काशी पहुंचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को पता चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने
पांडव से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे चले गए, लेकिन भगवान शिव अंतर्ध्यान होने वाले ही थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडव यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के निर्माण उन्होंने करवाया, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। बाबा भोलेनाथ का धाम करीब 11 साल पहले यहाँ जो कुछ हुआ वो भयावह था, और तब के और अब के बाबा केदार की नगरी में बहुत बदलाव हुआ। बदलाव के बाद 16 जून 2013 और 2023 को देखें तो स्थिति साफ हो जाएगी। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार की नगरी की सूरत को बदल कर रख दिया। एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लीला चाहती हो। पानी की धारा में सब कुछ बह गया, पेड़ घर सब कुछ तबाह हो गया। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने यह समझाने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ को कई साल बीत गए। तबाही ने पीछे ऐसे निशान छोड़े जिन्हें मिटने में लंबा समय लगेगा। इस तबाही के बाद मन में दहशत तो है, लेकिन लोगों में आस्था भी है, और लोग भारी संख्या में केदार बाबा के दर्शन करने के लिए हर साल पहुंचते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।